नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इवॉल्विंग बैकवर्ड्स पर। आज तारीख है 25 फरवरी, साल है 2026 और हम अपनी एक नई ट्रैवल सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैठा हूं और हम निकले हैं वियतनाम जाने के लिए। वियतनाम की कुल 10-11 दिनों की हमारी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान हम वियतनाम के 3 शहरों हनोई, दानांग और फुकोक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फुकोक वहाँ का एक आइलैंड है, दानांग सेंट्रल वियतनाम की एक बीच सिटी है और हनोई ऑफ कोर्स वियतनाम की कैपिटल है, कल्चरल सिटी है, एंशंट सिटी है। तो ये सारा कुछ हम आने वाले 10-11 दिनों में देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। ये जो पहला एपिसोड है, ये हमारी इंडिया से हनोई तक की यात्रा कैसे रही, वियतनाम एयरलाइंस की सेवाओं का हम यूज़ करने वाले हैं। हमारी सीधी फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो नई दिल्ली से हनोई तक हमें लेकर के जाएगी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जो मेरा अनुभव रहा वो आपसे साझा करूंगा। होटल्स कब बुक करने हैं, कहाँ कौन सी लोकेशंस हैं हनोई में, दानांग में, फुकोक में, जहां आपको होटल्स बुक करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पूरी जो आइटनरी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप वियतनाम जाने का सोच रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चल रहे हैं, हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है, तो चलिए बोर्ड करते हैं। वियतनाम एयरलाइंस के साथ मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरा अनुभव कैसा रहता है। जैसा भी रहेगा आपको डेफिनेटली बताऊँगा। ये है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ हमने चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले थोड़ा टाइम यहाँ के इंटरनेशनल लाउंज में भी स्पेंड किया। थोड़ी भीड़ थी, लेकिन फूड और बेवरेजेस की क्वालिटी कंपैरेटिवली बाकी लाउंजेस से यहाँ की मुझे बेहतर लगी। अगर आप वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी होगी वो है ई वीज़ा, जो कि आप इजीली खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोशिश करें कि वियतनाम गवर्नमेंट की ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट पर ही अप्लाई करें। ऑफिशियल पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फ़ी पे करना और अप्रूवल डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन भरते वक्त पासपोर्ट के हिसाब से हर डिटेल एग्जैक्टली सेम एंटर करें। नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है या एंट्री के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोसेसिंग नॉर्मली 3 से 5 दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन हॉलीडेज या हाई डिमांड के टाइम समय और ज़्यादा भी लग सकता है। टेट वगैरह के हॉलीडेज की डेट्स चेक करके अप्लाई करें और ट्रेवल से हो सके जितना पहले उतना पहले वीज़ा अप्लाई कर दें, जिससे लास्ट मिनट का रिस्क आपके साथ ना हो। फाइनली करीब 15 मिनट की देरी से हमने दिल्ली से टेक ऑफ कर लिया। अब इससे पहले कि हनोई लैंड करें, मैं आपको अपनी आइटनरी एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसको आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं या उसमें कुछ जोड़ घटा करके मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैंने 3 दिन हनोई में, 3 दिन दानांग में और 3 दिन फुकोक में स्पेंड किए थे। मैंने नॉर्थ से साउथ ट्रेवल किया था और साउथ से एग्जिट हो गया था। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप साउथ में एंटर करें यानी फुकोक या होचिमिन, और वहां से फिर दानांग और हनोई करते हुए आप हनोई से एग्जिट कर सकते हैं। वो आपको कैसे एयर फेयर्स मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने समय अभाव के कारण होचिमिन सिटी को कम्प्लीटली स्किप कर दिया था, बट अगर आप चाहें तो दानांग से पहले जा सकते हैं होचिमिन, वहां पर रुक सकते हैं और फिर वहां से फुकोक जा सकते हैं।
बाकी मेरे हर दिन की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हमने करी हैं वो मैंने इस आइटनरी में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं इमिग्रेशन करा करके जो यहाँ अराइवल हॉल है उसमें खड़ा हूँ। करीब 4 घंटे की हमारी फ़्लाइट रही और वियतनाम एयरलाइंस का अनुभव अच्छा रहा। मतलब आप अगर बोलेंगे तो 5 में से 3 स्टार आप कह सकते हैं। किसी बजट कैरियर से डेफिनेटली बेटर थी। थोड़ी डिले हुई हमारी फ़्लाइट, लेकिन जो एमिनिटीज़ थी, जो खाने की क्वालिटी थी और जिस तरह की चीज़ें वो सर्व कर रहे थे कंटिन्यूअसली, सब कुछ ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं और 2-4 हज़ार ज़्यादा खर्च करके आपको वियतनाम एयरलाइंस की टिकट मिलती है तो डेफिनेटली बेटर देन दी वियतजेट। अभी यहाँ से हमें सिटी सेंटर जाना है। सिटी सेंटर जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात क्या है कि एयरपोर्ट पे ही आपको वाईफाई मिल जाएगा, फ्री वाईफाई। उसके लिए कोई सिम की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप आपके फ़ोन में वाईफाई यूज़ करके ग्रैब बुक कर सकते हैं और यहाँ से सिटी सेंटर जा सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है वो बस नंबर 86 है, जो आपको हनोई का जो ओल्ड क्वार्टर है उसकी तरफ लेकर के जाती है। उसके प्राइसेस भी कम होते हैं। एसी बस होती है, वाईफाई बस के अंदर भी होता है। तो हमारा जो टारगेट है वो उस बस को यूज़ करके ओल्ड क्वार्टर जाने का है। उस बस की टिकट्स मेरे ख्याल से 45 या 50,000 VND होती है पर पर्सन, और वो बस आपको ओल्ड क्वार्टर में सर्टेन पॉइंट्स पे ड्रॉप करेगी जहाँ से आप अपने होटल तक वॉक करके जा सकते हैं। अभी हम अपने बैगेज का वेट कर रहे हैं। एक बार बैगेज आ जाता है उसको यहाँ से कलेक्ट करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। इमिग्रेशन में ऐसा जिस समय हमारी फ़्लाइट लैंड करी थी बहुत भीड़ थी नहीं, तो हमने 10-15 मिनट में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। आज का दिन हमने रख रखा है हनोई शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी यहाँ से बस लेते हैं, होटल पहुँचते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं हनोई का एक्सप्लोरेशन। अनु वो बस खड़ी है 86। ये है बस नंबर 86। एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू। हमने अपनी बस ले ली और अब होटल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप हनोई आ रहे हैं देन प्रेफर स्टेइंग इन ओल्ड क्वार्टर्स। मोस्टली एक्टिविटीज़ नियर बाई होती हैं और आपको टूर्स वगैरह के पिकअप जो है वो ओल्ड क्वार्टर्स से आसानी से मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे होटल्स शॉर्टलिस्ट किए थे और जिनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली जाके उन्हीं होटल्स को सर्च भी कर सकते हैं और अगर उनके आसपास आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। बाय द वे, हम जिसमें रुके थे उस होटल का नाम है होटल ब्लू हनोई इन।
एयरपोर्ट से ओल्ड क्वार्टर जाने के लिए बस नंबर 86 जो है वो एक बेहतरीन विकल्प है। जैसे ही बस एयरपोर्ट से निकल के हाईवे पर आती है, आपको हनोई विशाल और आधुनिक रूप की एक झलक देखने को मिलती है। आप रेड रिवर को क्रॉस करते हैं, जैसे जैसे बस शहर के अंदर प्रवेश करती है, रौनक बढ़ने लगती है। सड़कों पर चलती हजारों मोटर बाइक्स, पुरानी और नई इमारतों का मेल और लोकल दुकानें वियतनाम की आम जिंदगी का एक खूबसूरत दृश्य पहली बार आपके सामने पेश करती हैं। ओल्ड क्वार्टर के आसपास पहुंचते ही रास्ते तंग होने लगते हैं और वहां की पुरानी कॉलोनियल स्टाइल इमारतें, चहल पहल और संस्कृति आपका स्वागत करती है। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं, बल्कि हनोई शहर को पहली बार महसूस करने का एक शानदार अनुभव होता है। वियतनाम की राजधानी हनोई की टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट ओल्ड क्वार्टर से मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। एयरपोर्ट से जो बस हमने ली थी उसने करीब 1 घंटे में ओल्ड क्वार्टर के हमारे होटल के पास में हमें छोड़ दिया। 800 मीटर की डिस्टेंस थी, वहां से हमने एक ग्रैब करी और आ गए अपने होटल पे। हमारा होटल बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, बिल्कुल सारी जो ओल्ड क्वार्टर्स की अट्रैक्शंस हैं वो यहाँ से वॉकेबल हैं। बट अभी हमें चेक इन नहीं मिला है। जिस कैटेगरी का हमने रूम बुक कर रखा था वो अभी खाली नहीं है। ये 12 बजे के आसपास हमें चेक इन देंगे। अभी हम लोग भी थोड़े थके हुए थे तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे, ओल्ड क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलिए अभी आपको एक टूर देता हूँ इस प्रॉपर्टी का जहाँ हम रुके हुए हैं। ये मैंने अगोडा से बुक करी थी, कितने में बुक करी थी और कहाँ इसकी लोकेशन है, कैसे इसके रिव्यूज़ हैं, वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे ठीक ठाक प्रॉपर्टी लगी, हालांकि अगर अर्ली चेक इन मिल जाता तो और अच्छा होता, बट इनका कहना है कि ऑलरेडी उस कैटेगरी के रूम्स इनके पास बुकड हैं तो ये दे नहीं सकते। जेन्युइन बात है। ठीक है, चलिए आपको एक बार होटल दिखाता हूँ, अपना रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर सेटल इन होने के बाद हम निकलेंगे ओल्ड क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है वो स्ट्रीट जिस पे हमारा होटल लोकेटेड है और ये है हमारा हनोई का स्टे, ब्लू हनोई इन होटल। हालांकि ये है तो ओल्ड क्वार्टर्स में, लेकिन एक पीसफुल सी स्ट्रीट पे है, कोई नॉइज़ या हल्ला गुल्ला उस तरह का कुछ आपको नहीं है और आप सारी जगहों पे वॉक करके जा भी सकते हैं। फाइनली आ गए हनोई के अपने कमरे में। ये है हमारा रूम। ये इनकी स्वीट कैटेगरी का जो रूम होता है वो वाला रूम है। रूम अच्छा है, नो डाउट। जो होटल की रेपुटेशन थी उस पर खरा उतरता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में आप अगर होटल्स चेक करेंगे तो लगभग सारे मिड रेंज होटल्स आपको बहुत छोटे कमरे, छोटे बाथरूम और कंजेस्टेड बनावट वाले मिलेंगे, लेकिन ये काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ से ये देखिए, ओह सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से हमारा सिटी व्यू ख़राब हो गया है। ऐसा है कुछ हमारा हनोई का स्टे। ये कमरा हमने कुछ 3600 रुपये में बुक किया है। इनकी जो लोअर कैटेगरी के रूम्स हैं वो आपको 2500, 2600, 2700, 2800 जैसी सिचुएशन पे आप बुक कर रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से रूम्स छोटे हैं। बाकी सारी सर्विसेज ऑफ कोर्स सेम ही रहेंगी। ये वाला रूम जो हमने बुक किया है 3600 के आसपास बुक किया, उसमें भी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। रीज़न बीइंग इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से आप लिटरली एवरीथिंग वॉक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्लेस है। हमें चेक इन भी इन्होंने टाइम से पहले दे ही दिया।
तो दैट्स इट। अभी थोड़ा सेटल इन करेंगे और नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे ओल्ड क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बारिश ने थोड़ा समय तो ख़राब किया ही, जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उतने में हनोई का जो भी कुछ देख सकते हैं वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सेटल होकर के फिर से निकलते हैं हनोई को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हमने ओल्ड क्वार्टर्स में भटकना शुरू ही किया था, तब तक भूख लगाई तो सोचा लंच ही कर लेते हैं, और हम आ पहुंचे हैं अपने होटल के पास ही स्थित एक फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में। दोस्तों, हम हनोई का ओल्ड क्वार्टर्स एक्सप्लोर कर रहे थे और घूमते घूमते हमें भूख लग गई। अभी नमस्ते हनोई करके एक रेस्टोरेंट है, गूगल पे काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हैं और मैंने काफ़ी लोगों से जो हनोई आकर के जा चुके हैं इस प्लेस के बारे में सुन रखा था। बहुत अच्छा फीडबैक था, भूख हमें भी लग गई थी और ये ओल्ड क्वार्टर्स में ही है, तो आप कहीं भी होंगे ओल्ड क्वार्टर्स में आप आसानी से वॉक करके यहाँ आ सकते हैं। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने ऑर्डर कर दिया है। क्या क्या ऑर्डर किया है? एक कढ़ाई पनीर, 2 कुलचे और एक दाल। तो खाना आता है, खाते हैं, उसके बाद आपको ही बताएंगे खाना कैसा है। जो तारीफ़ मैंने सुन रखी है वर्थ है नहीं। बाकी अगर आपको इंडियन फूड यहाँ पर खाना है तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, कुछ सस्ते कुछ महंगे। ये सस्ते की कैटेगरी में तो आप नहीं ही रख सकते, थोड़ा अबव एवरेज प्राइसेस हैं, बट डिसेंट अरेंजमेंट है। आराम से सुकून से आप बैठ के खा सकते हैं। खाने का टेस्ट और क्वालिटी कैसी है वो मैं खा के आपको बताऊंगा। अब हम निकल रहे हैं ट्रैनक्वाक पगोड़ा के लिए। हमने ग्रैब ऐप का यूज करके टैक्सी करी है। आप वियतनाम आने से पहले ही अपने फोन में ग्रैब और ज़ैन SM करके 2 ऐप्स हैं, दोनों टैक्सी हेलिंग ऐप्स हैं। आप उनको डाउनलोड करके, और अगर आपके पास 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला कार्ड है तो उसको ऑलरेडी उसमें ऐड करके उसके बाद इंडिया से यहाँ पर आइए। उससे आपको टैक्सी को हेल करने में और पेमेंट करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। ये है हनोई का फेमस ट्रैनक्वाक पगोड़ा। हनोई की खूबसूरत वेस्ट लेक के किनारे स्थित ट्रैनक्वाक पगोड़ा न सिर्फ शहर का बल्कि पूरे वियतनाम का सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना लगभग 1500 साल पहले 6ठी शताब्दी में हुई थी। समय के साथ इस मंदिर का कई बार निर्माण किया गया, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान आज भी वैसी ही बनी हुई है। यह मंदिर अपनी 11 मंजिला लाल ईंटों से बनी स्तूप की इमारत के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में आपको सदियों पुराना बोधि वृक्ष भी देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि यह वृक्ष भारत के बोध गया में स्थित उसी पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा से उगाया गया है
जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुबह और शाम को यहाँ का शांत वातावरण, झील का मनमोहक नज़ारा और मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला इसे फोटोग्राफी और सुकून के पल बिताने के लिए बेहतरीन जगह बना देते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, जबकि दुनिया भर से आने वाले पर्यटक इस जगह की ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक माहौल को अनुभव करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप शायद ना जानते हो, ट्रैन क्वैक पगोडा हमेशा से वेस्ट लेक के बीच इस द्वीप पर स्थित नहीं था। 6ठी शताब्दी में जब इसका निर्माण हुआ तब यह रेड रिवर के किनारे स्थित था। नदी के कटाव से मंदिर को नुकसान पहुंचने लगा, इसीलिए 17वीं शताब्दी में इसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया। एक और रोचक बात है कि यहाँ लगा पवित्र बोधि वृक्ष भारत के बोध गया के मूल बोधि वृक्ष की शाखा से उगाया गया है। यह पौधा वर्ष 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा वियतनाम को भेंट किया गया था। इसलिए यह मंदिर भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक और बौद्ध संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में वियतनाम के राजा यहाँ ध्यान करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष अनुभव होता है। अगर आप यहाँ सूर्यास्त के समय पहुंचे तो वेस्ट लेक में मंदिर का प्रतिबिंब एक बेहद खूबसूरत दृश्य बनाता है। यही वजह है कि ट्रैन क्वैक पगोडा हनोई के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्थलों में से एक है। ये हनोई की मशहूर वेस्ट लेक है, जो शहर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। इसके किनारे की तरफ बना यह वॉकवे इतना खूबसूरत है कि यहाँ टहलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। चारों तरफ हरियाली, झील से आती ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। हम भी इसी खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पैदल ही हो ची मिन्ह जो म्यूजियम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में वियतनाम का प्रेसिडेंशियल पैलेस भी पड़ता है, जिसकी आकर्षक पीली फ्रेंच औपनिवेशिक शैली की इमारत दूर से ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है। इस पूरे इलाके की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक जगहें एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो इन्हें पैदल घूमना एक बेहतरीन अनुभव बन जाता है। चलते चलते आपको खूबसूरत नज़ारे, स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हनोई का शांत, सुकून भरा माहौल करीब से महसूस करने का मौका मिलता है।
हमारे सामने दिखाई दे रही यह खूबसूरत पीले रंग की इमारत वियतनाम का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान किया गया था और इसकी भव्य फ्रेंच वास्तुकला आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। दिलचस्प बात यह है कि वियतनाम के महान नेता हो ची मिन्ह ने इस आलीशान महल में रहने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि देश के नेता को सादगी से अपना जीवन जीना चाहिए, इसलिए उन्होंने महल के बजाय पास में बने एक साधारण स्टिल्ट हाउस में रहना पसंद किया, जिसे आज भी पर्यटक देख सकते हैं। ये है बा डिन स्क्वायर, जिसे वियतनाम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी जगह 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। आज यह विशाल मैदान राष्ट्रीय समारोहों, सैन्य परेड और महत्वपूर्ण सरकारी आयोजनों का केंद्र होता है। इसकी साफ सुथरी हरियाली और अनुशासित वातावरण इसे और भी खास बना देते हैं। ठीक सामने दिखाई दे रही भव्य इमारत हो ची मिन्ह मिसोलियम है, जहां वियतनाम के मशहूर नेता हो ची मिन्ह का संरक्षित पार्थिव शरीर रखा गया है। अब हम पहुंच रहे हैं हनोई की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक हुआन किएम लेक पर। यह झील सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हनोई का दिल मानी जाती है। स्थानीय लोग यहाँ सुबह योग, ताइची और वॉक करने आते हैं, जबकि शाम के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल जीवंत हो जाता है। इस झील से एक बेहद दिलचस्प किंवदंती भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में सम्राट ले लोई को एक दिव्य तलवार मिली थी, जिसकी मदद से उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की थी। युद्ध समाप्त होने के बाद झील में एक विशाल सुनहरे कछुए ने प्रकट होकर वह तलवार वापस ले ली थी। तभी से इस झील का नाम पड़ गया हुआन किएम लेक, जिसका अर्थ है वापस की गई तलवार की झील। हम हुआन किएम लेक के पास पहुंच चुके हैं और सच कहूं तो यहाँ का माहौल मुझे काफी हद तक नेपाल के पोखरा की याद दिला रहा है। झील के चारों ओर कैफे, सड़क पर घूमते लोग, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और शाम की हलचल इस जगह को बेहद जीवंत बना दे रही हैं। यहीं से आपको हनोई सिटी टूर की हॉप ऑन और हॉप ऑफ वाली बसें भी मिल जाती हैं। हम भी सूर्यास्त के बाद उसी बस से शहर का नाइट टूर करने वाले हैं। वीडियो में आगे हम आपको हनोई की शाम के कुछ शानदार नज़ारे भी दिखाने वाले हैं। उससे पहले चलते हैं इस झील के बीच बने नगोक सोन टेम्पल की ओर। लाल रंग के खूबसूरत द हुक ब्रिज को पार करके इस मंदिर तक पहुंचा जाता है और यही पुल हुआन किएम लेक की सबसे प्रतिष्ठित पहचान भी बन चुका है। यह मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे विद्वानों के संरक्षक कन्फ्यूशियस, महान सेनापति ट्रान हुंग दाओ और अन्य पूजनीय व्यक्तियों को समर्पित किया गया है। मंदिर के अंदर आपको एक विशाल संरक्षित कछुए का नमूना भी देखने को मिलेगा, जो हुआन किएम लेक से जुड़ी प्रसिद्ध लौटी हुई तलवार की कथा की याद दिलाता है। शहर की भाग दौड़ के बीच यह छोटा सा द्वीप एकदम शांत और आध्यात्मिक माहौल देता है। अगर आप हनोई आए तो इस मंदिर तक पैदल जरूर आइएगा। यहाँ का नज़ारा और वातावरण दोनों ही आपके लिए हमेशा के यादगार अनुभव बन जाएंगे।
ये बिल्डिंग जो है लेक के सामने, ये वाटर पपेट थिएटर है, बट चूँकि हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने वो जो पपेट्री वाला शो होता है वो स्किप कर दिया। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर आकर के वो पपेट्री वाला शो एंजॉय कर सकते हो। हनोई घूमते घूमते हमें शाम हो गई है और इस समय हम होई किम लेक जो है उसके पास में खड़े हैं। यहाँ पर एक हनोई साइट सीइंग टूर की बसें चलती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बसेज ऑपरेट करती हैं। हमने भी एक कंपनी की टिकट ली है। ये टिकट आप क्लूक से भी ले सकते हैं, बट हमें क्लूक से 4 रुपये सस्ती टिकट यहाँ काउंटर पे मिल गई है। बट आप चेक कर लीजिएगा, कभी कभी काउंटर पे महंगी होती है और क्लूक पे सस्ती होती है, कभी क्लूक पे सस्ती होती है, काउंटर पे महंगी होती है। हमें ये टिकट करीब 550 रुपये पर पर्सन इंडियन करेंसी में पड़ी है। हमने टिकट्स ले ली हैं। हर आधे घंटे पे यहाँ से बस स्टार्ट होती है। तो अभी 6:05 या 6:10 का समय हो रहा है। 6:30 पे हमारी बस स्टार्ट होगी। 1 घंटे में ये पूरे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं ओल्ड क्वार्टर की, वो घुमा करके वापस हमें यहाँ ला करके छोड़ देगी। ये वाला टिकट काउंटर है। शाम होने के साथ साथ हुआन कियाम लेक के आसपास की सराउंडिंग और भी मैजिकल होती चली जा रही है। ये वाली हमारी बस है जिसकी छत पे बैठ के हम हनोई का सिटी टूर करने वाले हैं। लाइव कमेंट्री वियतनामीज में चलती रहती है और ये आपको ईयरफोन्स दे देते हैं जिनके जरिए आप जो कंटेंट ये बोल रहे हैं वियतनामीज में उसको इंग्लिश में भी सुन सकते हो। Yes. Anu? This side or this side? Maybe left. Maybe left. Oh. फाइनली दोस्तों, ओल्ड क्वार्टर में हुआन कियाम लेक के ठीक बगल से हमारा हनोई का नाइट सिटी टूर शुरू हो चुका है। मौसम एकदम लाजवाब होके रखा है। ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है और पूरा शहर लाइट्स से जगमगा रहा है। दिन में जो हनोई थोड़ा सा बिजी और रश वाला लगता है, रात होते ही वो एकदम जादुई और रोमांटिक वाइब्स में बदल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसी हुआन कियाम लेक की, जिसके चारों तरफ की लाइटिंग रात में देखने लायक होती है। पानी पर रिफ्लेक्ट होती लाइट्स के बीच लाल रंग का खूबसूरत सा ब्रिज थैग हुक ब्रिज कहलाता है, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग सनलाइट ब्रिज। इस टूर की शुरुआत होती है ओल्ड क्वार्टर से, जो हनोई की आत्मा माना जाता है। यहाँ की सकरी गलियां, पुरानी दुकानें, स्ट्रीट फूड की खुशबू और लगातार चलती भीड़ आपको पुराने और असली हनोई की झलक देती है। रात के समय यह इलाका और भी जीवंत हो जाता है जब हर गली रोशनी और आवाजों से भर जाती है। इसके बाद रास्ते में आता है मशहूर सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल, जो अपनी गॉथिक शैली की वास्तुकला के कारण एकदम किसी यूरोपियन चर्च जैसा लगता है। ऊंची जुड़वा मीनारें, स्टेन ग्लास खिड़कियां और सामने का हलचल भरा चौक इसे हनोई के सबसे फोटोजेनिक स्पॉट्स में से एक बनाते हैं। यहाँ रात में हर बिल्डिंग हल्की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई नजर आती है, जो एक अलग ही एलिगेंस पैदा करते हैं। ये जो मीनार जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हनोई का फ्लैग टावर है। ये वियतनाम की राजधानी की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्रतीकों में से एक है। इस टावर को बनाने में किसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसे पूरी तरह से लाखों पुरानी ईंटों को आपस में जोड़ करके बनाया गया है, जो 200 साल बाद भी आज बिल्कुल मजबूत खड़ी है।
बस के टूर के दौरान आपको हनोई का हर रंग देखने को मिलता है। कहीं इतिहास बोलता है, कहीं फ्रेंच आर्किटेक्चर अपनी छाप छोड़ जाता है, तो कहीं ओल्ड क्वार्टर की गलियां शहर की असली जिंदगी आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। यह सिर्फ एक नाइट ड्राइव नहीं, बल्कि हनोई को धीरे धीरे महसूस करने वाला अनुभव होता है, जहां हर जगह एक कहानी है और हर मोड़ पर शहर अपनी एक अलग पहचान आपके सामने लेकर के आता है। इसके बाद हम गुजरते हैं खूबसूरत फ्रेंच क्वार्टर्स से, जहां यूरोपियन शैली की भव्य इमारतें, चौड़ी सड़कें और औपनिवेशिक आर्किटेक्चर हनोई के इतिहास का एक अलग ही अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा रास्ता आगे बढ़ता है टेम्पल ऑफ लिटरेचर की तरफ, जो वियतनाम का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यह जगह कन्फ्यूशियस को समर्पित है और अपनी पारंपरिक वास्तुकला, शांत आंगनों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। ये सामने जगमगाती इमारत जो आपको दिख रही है, ये ट्रैंग टिएन प्लाजा है। ये रात के समय बिल्कुल अलग रूप में चमक उठता है। अपनी शानदार फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर और सुनहरी लाइट से नहाया हुआ ये लग्जरी मॉल रात के वक्त किसी महल के जैसा दिखता है। यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। चारों तरफ चहल पहल, रोशनी से जगमगाती सड़कें और लोकल लोगों तथा टूरिस्ट्स की भीड़। अगर आप हनोई के वाइब्रेंट और ग्लैमरस नाइट लाइफ को फील करना चाहते हैं, पास से देखना चाहते हैं, तो रात के वक्त ट्रैंग टिएन प्लाजा आना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिन भर की थकान के बाद हनोई का नाइट बस टूर आपको सुकून से पूरे शहर की सैर कराता है। बिना किसी ट्रैफिक के झंझट के आप आराम से बैठकर थैंग लॉन्ग सिटाडेल, फ्लैग टावर, ट्रेन कैक पगोड़ा, टेम्पल ऑफ लिटरेचर जैसे अनेक ऐतिहासिक लैंडमार्क्स को रात की खूबसूरत रोशनी में नहाया हुआ देख सकते हैं। यह सफर शहर की रौनक को एक अलग और शानदार नजरिए से आपके सामने लेके आता है।
दोस्तों हमारा ये वाला टूर लगभग खत्म होने को है और टूर जहाँ से स्टार्ट होता है लेक के बगल से वहीं ये आपको ड्रॉप भी कर देते हैं और वहाँ से हमारा अभी का जो प्लान है कि हम एक ग्रैब लेंगे और हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट जाएंगे। यह है हनोई की मशहूर ट्रेन स्ट्रीट जो दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक मानी जाती है। होआन कियाम लेक से यहाँ तक ग्रैब से आने में हमें कुछ ही मिनट्स लगे। यहाँ रेलवे लाइन बिल्कुल सकरी रिहायशी गलियों और कैफ़ेज़ के एकदम बीच से गुजरती है, इसीलिए जब ट्रेन आती है तो लोग बहुत करीब से उसका गुजरना देखते हैं। एकदम दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला अनुभव होता है। दोस्तों इस समय हम हनोई की वर्ल्ड फेमस ट्रेन स्ट्रीट में बैठे हुए हैं और अभी हमें आके बैठ के 5 मिनट भी नहीं हुआ था, एक ट्रेन यहाँ से पास हुई है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल एकदम सट के हमारे यहाँ से सामने से ट्रेन गुजरी और अगर आप ज़रा भी केयरलेस होंगे तो आपको इंजरी हो जाएगी, इतनी क्लोज होकर के ट्रेन आपसे गुजरती है। बढ़िया एहसास था, थ्रिलिंग था, मज़ेदार प्लेस है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सो मेनी कैफ़ेज़ हैं, आप कुछ खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, अच्छा वाइब्रेंट सा माहौल है। तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हर कैफ़े के पास ट्रेन का टाइम टेबल होता है, अभी बहुत सारी ट्रेनें और भी आने वाली हैं। हमने पूरा दिन घूम घूम के निकाला है, थोड़े थक गए हैं, यहाँ पर कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकल लेंगे अपने होटल के लिए। आशा करता हूँ हमारी हनोई की साइट सीइंग की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर अगर हमें एक आध ट्रेन और देखने को मिली तो वो देखेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे। यह जगह पहले पूरी तरह से एक लोकल रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन समय के साथ यहाँ छोटे छोटे कैफेज खुल गए और यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब यहाँ ट्रेन आने के समय सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं और लोगों को लाइन से स्ट्रिक्टली हटाया जाता है, फर्नीचर्स को हटाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन यहाँ से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गुजर जाती है, लेकिन उन कुछ पलों में पूरा माहौल बदल जाता है। कैफ़े की कुर्सियाँ खींच दी जाती हैं, लोग दीवारों से सट जाते हैं, फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब हम हनोई की ट्रेन स्ट्रीट का रोमांचक अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की असली नाइट लाइफ को महसूस करने के लिए। जैसे जैसे शाम गहराती है, शहर की रफ्तार और भी रंगीन होती चली जाती है। हर गली में एक अलग ही एनर्जी नजर आने लगती है। हम पहुंचने वाले हैं हनोई की मशहूर बियर स्ट्रीट पर, जो रात होते ही पूरी तरह से जीवंत हो जाती है। यहाँ छोटी छोटी स्ट्रीट सिटिंग्स, लोकल बियर, म्यूजिक, हंसते खेलते लोग सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी भी ट्रैवलर के लिए यादगार बन जाता है। यह जगह हनोई की उस साइड को दिखाती है जहां दिन भर की थकान रात की मस्ती में बदल जाती है, जहां लोग अजनबी होकर भी साथ बैठकर जश्न जैसा माहौल बना देते हैं। हनोई की इन सड़कों पर चलना, जहां एक तरफ स्कूटर, लोग और हल्की सी अफरा तफरी है, अपने आप में एक अलग ही मजा है। ये एक कंट्रोल्ड क्योस के जैसा होता है, आपको हर मोड़ पर सरप्राइज देता है और शहर की असली धड़कन महसूस कराता है। यहाँ भटकना सिर्फ एक सफर का हिस्सा नहीं, बल्कि हनोई की जिंदगी को करीब से जीने जैसा होता है। थोड़ी सी भूख लगाई थी तो हम एक क्यूट से कैफे में आ गए हैं और यहाँ ऊपर बैठ के हम नीचे के क्योस को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में एक बानमी ऑर्डर किया है और एक कोकोनट कॉफी ऑर्डर करी है।
यात्रा सिर्फ नई जगहों को देखने का नाम नहीं, बल्कि यह दुनिया को समझने का एक जीवंत अनुभव होता है। जब आप अलग अलग देशों, शहरों और संस्कृतियों में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जीने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हर तरीका अपने आप में सही होता है, खूबसूरत होता है। यात्राएं आपको लोगों की सोच, उनकी परंपराओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से समझने का एक अवसर प्रदान करती हैं। यह सिखाती हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं वह पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए यात्राएं इंसान को अधिक खुला, संवेदनशील और समझदार बनाती हैं। यह आपको सिखाती हैं कि अंतर सिर्फ भाषाओं और सीमाओं में होता है, लेकिन भावनाएं, सपने और संघर्ष हर जगह लगभग एक जैसे होते हैं। असल में दुनिया घूमना सिर्फ घूमना नहीं है, यह खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने की एक सतत यात्रा है। कोकोनट आइसक्रीम। रात के बाजार की रौनक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हनोई के प्रसिद्ध सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल पर। यह चर्च 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल के दौरान बनाया गया था और इसे हनोई की सबसे पुरानी चर्चों में से एक माना जाता है। इसकी वास्तुकला पूरी तरह से यूरोप के मशहूर नोट्रे डेम कैथेड्रल से प्रेरित है। बड़े बड़े स्टेन ग्लास विंडो और गॉथिक डिजाइन इसे बहुत ही भव्य स्वरूप देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए एक पुराने बौद्ध मंदिर को तोड़ा गया था और यही वजह है कि यह जगह वियतनाम के इतिहास के बदलाव की भी गवाही देती है। दोस्तों, जब आप वियतनाम आते हैं तो यहाँ की बहुत सारी डेलिकेसीज होती हैं जिनको आप प्लान करते हैं कि उनको खा करके जाएंगे। हमारी प्लानिंग में एक तो था कि हम वेज फॉ ट्राई करेंगे, वो हम लोगों ने कर लिया, मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। दूसरी चीज़ है बान मी, जो यहाँ का स्पेशल सैंडविच होता है, वो अभी वेज वाला मैंने ऑर्डर किया है। ये एक छोटा सा कैफ़े है, काफ़ी चलता हुआ है हमारे होटल के बगल में। असली हनोई को ओल्ड क्वार्टर की इन छोटी छोटी गलियों में बसे कैफेज में बैठकर महसूस किया जा सकता है, जहां हर टेबल के पास अपनी एक अलग कहानी है। हर कप कॉफी के साथ शहर की एक नई धड़कन सुनाई देती है। यहीं बैठकर आप वियतनाम की संस्कृति को धीरे धीरे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करते हैं। स्ट्रीट फूड्स की खुशबू, स्थानीय लोगों की हलचल और पुराने शहर की वह धीमी सी लेकिन गहरी रफ्तार, यह सब मिलकर आपको सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि इस शहर का हिस्सा बना देते हैं। हमें जितने भी मौके मिले हमने उन्हें कोशिश की कि पूरी तरह जिया जाए। इन कैफेज में बैठकर हनोई के स्वाद, उसकी खुशबू और उसके माहौल को बिना किसी जल्दी के पूरी तरह महसूस करने की कोशिश की, और शायद यही किसी यात्रा की सबसे खूबसूरत उपलब्धि भी होती है, किसी शहर को देखना नहीं बल्कि उसे जी लेना। मानमी वगैरह खा के हम कैथेड्रल से निकले थे अपने होटल के लिए, पर रास्ते में एक और कैफे दिख गया तो वहाँ भी सोचा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हनोई के बारे में मैंने जितना भी सुना था और पढ़ा था, उसमें ये चीज़ बड़ी शिद्दत से कही गई कि हनोई के जो छोटे छोटे कैफेज होते हैं उनमें हनोई की आत्मा बसती है, और अगर आप जाइए तो वहीं पर बैठिए, वहाँ पर बैठ करके शहर की वाइब को फील कीजिए, वहाँ के डेलिकेसीज का आनंद लीजिए। हम भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली बहुत लाइवली प्लेस है। तो दोस्तों, ये था हनोई। हमें हनोई घूम करके बहुत मज़ा आया और हनोई वन ऑफ इट्स काइंड शहर है। मैंने काफ़ी सारे शहर देख रखे हैं लेकिन कुछ भी ऐसा रिलेटेबल नहीं मिला जिससे मैं हनोई को रिलेट कर सकूं। बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी चिल सी वाइब है इस प्लेस की। ओल्ड चार्म को भी बचा के रखा है और आधुनिकता का भी बड़ा अच्छा समावेश है। वैसा कुछ मुझे अभी तक और कहीं देखने को नहीं मिला जैसा हनोई में देखने को मिला। हनोई के साथ एक ख़ास बात और जो मुझे महसूस हुई कि हनोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप आकर के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन तक भटकें। कहीं भी ओल्ड क्वार्टर्स में आप बैठ सकते हैं, छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ बैठें, इस शहर की आत्मा को महसूस करें। ये कुछ उस तरह का स्थान है, मज़ेदार प्लेस है।
मुझे अफसोस ये है कि मैं हनोई के लिए अपनी आइटनरी में कम समय लेकर के आया था, क्योंकि मेरे पास सीमित समय था। एनीवेज, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वियतनाम की हमारी सीरीज जारी रहेगी। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर के चलूंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यहाँ की हालोंग बे है, उसके क्रूज पे। मैंने एक 5 स्टार क्रूज बुक किया है, वो कल हमें होटल से ही पिक करके ले जाएगा। कैसा अनुभव रहता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो खुद भी देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। जब तक मिलूं तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।